वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूं। कंपनी अकाउंट में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 49 तक कर चुके हैं। ये जो बुक है वो टी.एस. ग्रेवाल की बुक है और बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक से मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50। जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो स्टार्ट करने से पहले जो वो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। किस टॉपिक का है ये टॉपिक है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस एट द टाइम ऑफ री इशू। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि कंपनी जब पैसा मांगती है शेयर होल्डर से तो वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पर पैसा मांगती है। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर क्या होते हैं ना, पैसा नहीं देते, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दे देते हैं और बाद के कॉल्स का वो पैसा नहीं देते। तो कंपनी क्या करती है, जो उनका एप्लीकेशन का अमाउंट उन्हें रिसीव हुआ है उसे फॉरफीट कर लेती है। वो फॉरफीट कर लेती है और जितने शेयर्स हैं उन्हें री इशू कर देती है। अब जितने शेयर उसने फॉरफीट किए हैं और जितने शेयर वो री इशू कर रही है, क्या दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है? सपोज उसने 100 शेयर फॉरफीट किए थे और 80 शेयर ही उसने री इशू किए हैं। तो जब वो इस तरह से कुछ करती है तो उसमें कितना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे सकती है? किसमें? वो री इशू करने में, मतलब कितना वो डिस्काउंट दे सकती है और कितना उसका मिनिमम री इशू प्राइस हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, ठीक है ना। ये री इशू के समय वो कितना डिस्काउंट दे सकती है किसको, शेयर होल्डर को, और कितना मिनिमम री इशू प्राइस हो सकता है वो बताना है, ठीक है। चलो तो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द मैक्सिमम permissible discount and minimum reissue price that a company can allow at the time of reissue of forfeited share। देखिए वही चीज़ समझाई मैंने कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बताना है और मिनिमम री इशू प्राइस बताना है। कब? जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर रही है उस समय, ठीक है। तो इसमें 3 केस दिए हुए हैं, हम हर एक केस को समझते हैं। पहला केस है अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशू एट पार on which application and allotment money of 5 was received। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो शेयर थे उसका प्राइस 10 था, ठीक है ना, जो पार पर इशू हुए थे, ठीक है, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिली थी उनकी 5, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, ठीक है। फॉरफिटेड अमाउंट नहीं, फॉरफिटेड शेयर कितने हैं। उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसके बाद पूछा है मिनिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, ठीक है। और फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिनिमम परमिसिबल इशू प्राइस, री इशू प्राइस, ठीक है, री इशू प्राइस, ठीक है। अब फॉरफिटेड शेयर कितने करे हैं, 10 उसको इशू किया था और 5 रुपये उसके अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे रिसीव हुए। मतलब क्या है इसका कि 10 में से 5 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मांगे थे, फिर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो पूरा का पूरा 5 रुपये क्या हुआ, इन्होंने फॉरफिट कर लिया। जो एप्लीकेशन के 5 रुपये लिए थे इन्होंने पूरे के पूरे क्या किए, फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अब देखो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने इसे डिटेल में पढ़ा था कि जितना आप फॉरफिट कर रहे हो उतना ही अमाउंट का आप डिस्काउंट दे सकते हो। आपने यहाँ पर 5 रुपीज़ फॉरफिट किए हैं, ठीक है ना। प्राइस जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे ले लिया था वो 5 रुपये लिया था, तो आप बस 5 रुपये का ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट रिसीव है, जो आपके पास पैसा है आपकी कंपनी में, वो कितना है, वो 5 रुपये आपके पास पैसा है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो दे सकते हो वो 5 दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, मिनिमम परमिसिबल री इशू प्राइस, ठीक है। तो अब आपको री इशू करना है तो 5 रुपये तो आपके पास पहले से ही पैसा है, बचा हुआ 5 रुपये आपको लेना है ना दूसरे शेयर होल्डर से। आपने पुराने शेयर होल्डर से तो जितना पैसा था वो जब्त कर लिया, 5 रुपये जो उससे लिया था वो जब्त कर लिया, तो 5 रुपये का तो पैसा है ना आपके पास। बचा हुआ 5 रुपये आप कम से कम
री इशू प्राइस रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे सपोज 100 शेयर थे, पहले उसका प्राइस रखा था 10 रुपीज पर शेयर, ठीक है, उसमें से 5 फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट कर लिए ना। अब इसका 10 में से 5 का तो पैसा हमारे पास पहले से ही है, बचा कितना है 5, तो 5 रुपए आप री इशू पे ले सकते हो, वो कम से कम, तो यहां पर क्या आएगा 5 रुपए। क्लियर। इसी तरह से हम सेकंड केस में चले जाते हैं, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस देख लेते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड केस में, अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम of 1 on which application and allotment money including premium of 5 was received। देखो ये कह रहा है कि जो शेयर था वो 10 रुपीज़ में इशू किया गया था। यहाँ पर मैं सेकंड का ही थोड़ा सा वर्किंग नोट बताती हूँ। जो शेयर था वो 10 में इशू किया गया था, ठीक है, पर इसमें 1 रुपये प्रीमियम के थे। किसके थे? प्रीमियम के थे, ठीक है। मतलब टोटल 11 रुपये लोगों से मांगे गए थे। अब आगे की लाइन क्या लिखी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूड प्रीमियम। अब इनने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितना मांगा था, 5 रुपये, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था। मतलब कितना था, +1 इंक्लूड था, ठीक है। तो ये कितना था, ये 4 रुपये था। अब जब आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ले रहे हो, जब्त कर रहे हो, तो उसमें 1 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड था, तो प्रीमियम तो कंपनी के पास नहीं आया ना, प्रीमियम तो वो अलग चला जाता है। यहाँ पर कंपनी के पास 4 रुपये ही आया है, तो यहाँ पर जो फॉरफिटेड अमाउंट हुआ है वो 4 रुपये हुआ है। प्रीमियम के अमाउंट को फॉरफिटेड अमाउंट में कभी नहीं लेते हैं, तो 1 रुपये को हमें छोड़ देना है और यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट लिखना है, फॉरफिटेड शेयर लिखना है 4, ठीक है, 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अब भैया जब उसने फॉरफिट किए हैं 4, ठीक है ना, तो वो डिस्काउंट भी 4 रुपए का ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि यहां भी हमने वही किया था कि 5 रुपये उसने फॉरफिट किए थे और 5 का ही डिस्काउंट दे सकता है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि उसने 4 रुपये फॉरफिट किए हैं, तो यहाँ डिस्काउंट भी 4 रुपये का ही वो देगा। अब इसके बाद क्या होगा, मिनिमम रीइशू प्राइस, ठीक है। शेयर कितने का था, 10 रुपये का, 4 रुपये का उसके पास क्या आ गया था, एप्लीकेशन मनी, तो अब वो कम से कम 6 रुपये का रीइशू कर सकता है शेयर, क्योंकि उसको तो भैया 6 रुपये चाहिए ना, पुराने शेयर होल्डर ने तो दिया ही नहीं 6 रुपये, तो अब वो 6 रुपये से फिर से उसे रीइशू कर सकता है। इसी तरह से थर्ड कंडीशन है, देखिए थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ऑफ 1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड। तो यहाँ पर भी कहानी सेम ही है कि जो फॉरफिटेड अमाउंट है, थर्ड यहाँ वर्किंग नोट में डाल देती हूँ, शेयर कितने का था, 10 का इशू किया था, अलॉटमेंट पे कितना मांगा है ना, इनका भी 1 रुपये क्या था, प्रीमियम था, ठीक है मैडम। अब इनने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे कितना लिया, 5 रुपये, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये जो 5 रुपये हैं ये पूरे इनने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के ले लिए, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। हो सकता है वो आने वाला फर्स्ट कॉल है उस पर प्रीमियम लेते, लेकिन जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे है ये इन्होंने पूरा इसी का पैसा मांगा है, तो यहाँ पर पूरा फॉरफिट कर लिया 5 रुपये। उसी तरह से ये मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट हो गया, मैक्सिमम परमिसिबल, ठीक है, डिस्काउंट कितना, 5, और मिनिमम फिर माइनस कर दो, री इशू प्राइस कितना, 10 - 5 मतलब 5। इस क्वेश्चन को समझना है ना यदि और अच्छे से, तो जो हमने टॉपिक समझा था फॉरफिटेड शेयर का, उसको आप देख लेना, उसमें ये चीज़ें सारी समझाई गई थी कि जितने शेयर फॉरफिट करते हैं उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं और बचे हुए अमाउंट से ही री इशू कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो वही चीज़ इसमें बोली है कि फॉरफिट शेयर किए हैं 5 रुपये के, तो डिस्काउंट भी 5 रुपये ही देंगे। और री इशू ये जो 5 रुपये हैं वो 10 - 5 करने पे आए हैं, मतलब जो 10 का शेयर था उसमें से जब ये वाले जो फॉरफिट शेयर हैं उनको माइनस किया तो बचे हुए प्राइस से ही वो री इशू कर सकते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी, इस केस में भी था कि 4 रुपये फॉरफिटेड शेयर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो पैसा लिया था उसमें प्रीमियम का भी पैसा ले लिया था। देखिए प्रीमियम का अमाउंट 1 रुपये लिखा हुआ है ना। अब जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ना वो कभी फॉरफिट नहीं कर पाती कंपनी, क्योंकि प्रीमियम अलग ही जगह चला जाता है। तो यहाँ पर 4 रुपये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिले थे उसी उतना ही ये डिस्काउंट दे सकते हैं और उसको माइनस करने के बाद ये 6 रुपये तक रीइशू कर सकते हैं। और ये तो कहानी बहुत ही सिंपल है, इसमें इंक्लूड ही नहीं है, एक्सक्लूड है प्रीमियम। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये बताना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्या कह रहा है 51? ये ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू, देखो 100 शेयर थे जिन्हें हमने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, अब उसमें से 80 शेयर थे जो री इशू कर लिए। 100 शेयर के पैसे आए सपोज 10,000 रुपये। ठीक है, और जो 80 शेयर थे उन्हें री इशू कर दिया। ठीक है, ये एक छोटा सा बेसिक समझा रही हूँ। तो जो बचे हुए 20 शेयर हैं उनके पैसे कहाँ गए? वो तो कंपनी के पास चले गए, कंपनी ने अपने पास रख लिए ना जो 20 शेयर के पैसे हैं। तो ये जो 20 शेयर के पैसे हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं कैपिटल रिजर्व में, और ये कंपनी के लिए है गेन। समझ रहे हैं? जो इन्होंने जब्त तो बहुत सारे पैसे करे थे और री इशू जो किया है शेयर को, वो तो आपने कम शेयर को कर दिया है। तो बचे हुए शेयर के जो पैसे हैं जो आपने एप्लीकेशन मनी के जब्त कर लिए थे वो कहाँ गए? तो वो पैसे जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। और उसे निकालने का एक तरीका होता है जो हम हमारे पहले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, लेकिन आज उस तरीके को बताने से पहले एक छोटा सा मैं फॉर्मूला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए उसे बता देती हूँ, ताकि जब आप वो निकालें कैपिटल रिजर्व तो आप ये ना पूछें कि मैडम ये फिर से आपने कैसे निकाला। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं आप नोट करिएगा कि जो फॉरफिटेड मनी होती है उसे लिखते हैं। फॉरफिटेड मनी कितनी है? ये 10,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू। कितने शेयर री इशू किए हैं? 80, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। वो कितने थे? 100। इस तरीके से क्या निकाली जाती है? कैपिटल रिजर्व। लेकिन इस कैपिटल रिजर्व को इतने से ही पूरी नहीं हो जाती है, इसके बाद एक माइनस करनी पड़ती है इसमें से एक चीज़। ठीक है, ये पूरा आ गया, उसके बाद उसमें से इसको हम समझ लेते हैं ये कैपिटल रिजर्व ही है। ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ता है डिस्काउंट। ठीक है, जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अभी हमने देखा ना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, उस डिस्काउंट को मुझे यहाँ माइनस करना होता है और फिर जो आता है उसे मैं असल कैपिटल रिजर्व कहती हूँ। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व 1 करके लिख देते हैं, मतलब ये स्टार्टिंग का है, ये कैपिटल रिजर्व नहीं निकला है, लेकिन इसमें से जब मैं डिस्काउंट माइनस करूँगी तो जो भी अमाउंट आएगा वो पूरा कैपिटल रिजर्व निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। और फिर उसकी एंट्री करके हम शो कर देंगे कि कितना पैसा कंपनी के पास बचा। क्लियर हुआ? तो चलिए इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ पहले। क्या लिखा है? What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under following situation? पहला क्या दिया है? 3000 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, इसी चीज़ को बताया है, इसे मैं मिटा देती हूँ, फॉर्मूले को लिखे रहने देती हूँ। ठीक है, 3000 शेयर हैं जिसे 10 ईच से राकेश से फॉरफिट कर लिया गया है, उसका अमाउंट था 5,000 रुपये। ठीक है, 3000 शेयर हैं जो फॉरफिट कर लिए गए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से, जिसका अमाउंट था 5,000 रुपये। 3000 शेयर में से 1800 शेयर री इशू कर दिए गए हैं, किसको? मोहन को, 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। समझे?
तो इसमें 1 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 3000 शेयर थे जो फॉरफिट कर लिए थे और जिसका अमाउंट था 5000, उसमें से 1800 शेयर रीइशू कर दिए गए मोहन को, कितने पे, 9 रुपये पे। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, इसकी जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री करने से पहले इसमें छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, यही फॉर्मूला लगाने का। कौन सा क्वेश्चन है ये, 51 और केस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉरफिटेड मनी कितनी थी, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर फॉरफिटेड मनी थी 5000, नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे कितने, 1800, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने थे, 5000। चलिए करिए, कितना था, 5000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 3000। तो यहाँ पर मेरे आ गए ये 3000। अब इसमें से जैसा मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट है 1 रुपये मिला था, 10 माइनस 9 1 रुपये मिला था, तो वो 1800 शेयर के हिसाब से कितना हुआ, माइनस 1800 इंटू 1। तो यहाँ पर 3000 माइनस 1800, तो 1200 टोटल कैपिटल रिजर्व आया। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया ना, मैंने इसीलिए फॉर्मूला पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं बाद में ये सब करती हूँ फिर आपको कहानी बताती तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें क्या है, जो फॉरफिटेड मनी है उसमें नंबर ऑफ शेयर जो रीइशू होते हैं वो करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने अभी बताया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह ये केस 2 है। केस 2 में क्या दिया है, देखिए पढ़िए। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर ऑफ 100 ईच, जिसमें 60 कॉल्ड अप है, इशू एट पार टू शिव ऑन विच ही पेड 20 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 15 शेयर री इशू ऑफ राजेश 60 पेड अप एंड 45 पर शेयर। ठीक है, उसने सिर्फ पेड जो किया था वो 20 रुपीज़ पर शेयर किया था, मतलब उसने एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़ पेड की होगी। आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर री इशू, मतलब 20 शेयर क्या किए थे, फॉरफिट किए थे, और 15 शेयर उसमें से क्या किए हैं, री इशू कर दिए गए राजेश को। ठीक है, कॉल्ड अप था 60 और पेड अप था 60, 45 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो पहले क्या 60 मांगा था, लेकिन 45 पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया, तो मतलब 15 रुपये डिस्काउंट पे करा ना, 15 रुपीज़ डिस्काउंट पे 60 कॉल्ड अप था, और फिर जब उसने पेमेंट किया तो उसने 20 पर शेयर का ही किया, लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसका पूरा पैसा था वो क्या करा, जब्त कर लिया और 45 पर शेयर के हिसाब से उसे रीइशू कर दिया। तो बस इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है कि कितने शेयर थे, कितने शेयर रीइशू किए गए हैं, नहीं कितना पैसा मिला था, 20 शेयर का 20 पर शेयर के हिसाब से, 20 शेयर का 20 पर शेयर के हिसाब से कितना, 400। तो मैं ये 400 फॉरफिटेड मनी हो गई, 400। नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर रीइशू हुए हैं 15, देखिए 15 शेयर है, और जो जब्त किए थे वो कितने किए थे, 20 किए थे। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो डिस्काउंट दिया है। ठीक है, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 400 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर आ गया 300। अब डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट निकालने का एक छोटा सा तरीका है, 60 शेयर का, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ वर्किंग में, समझा देती हूँ आपको सेकंड का। 60 शेयर को 45 पे री इशू कर दिया, तो 15 रुपये क्या हुआ, उसके पास बच गया 15 रुपये, तो 15 रुपये 15 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है ना, 15 रुपीज़ 15 पर शेयर के हिसाब से, हमने पहले भी इंटू किया था ना ये 1800 का 1 में, उसी तरह से माइनस करके 15 इंटू 15 कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 300, करिए 15 इंटू 15, 225 करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करने पे 75 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगी, क्या जनरल एंट्री होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
75। समझ में तो आई ना कहानी। इस तरह के जब आप 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी आपको हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट लगें, तो चलिए इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 52 ठीक है। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। ठीक है, जो हमने फॉरफीट किए हैं और उन्हें री इशू किया है पार पर, उनका किस तरह से कैलकुलेशन होना है। जेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 ईच payable on 3 on application, 3 of allotment, 4 on first call. All amount are duly received except the call money 100 share. These share are subsequently forfeited by directors and resold as a fully paid for 500. ठीक है, तो यहाँ पर जो 100 शेयर थे वो क्या करे, हमने उसका पेमेंट नहीं मिला, उसकी कॉल मनी नहीं मिली, और फिर क्या हुआ, कंपनी ने इस 100 शेयर के पूरे पैसे फॉरफिट कर लिए और उन्हें फिर से रीसोल्ड कर दिया, जिससे उसे 500 रुपये मिले। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहली एंट्री सिंपल वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जैसे अभी तक हमने करी है। कितना अमाउंट आएगा, 10,000 का, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 30,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 30,000। क्लियर हुआ, ये एप्लीकेशन की है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट की शेयर, ये सिंपल ही एंट्री है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, आप नोट करते जाइए। टू शेयर कैपिटल कितना, 30,000। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलिए मैडम ठीक है, ये भी कितना हो गया, 30,000। अलॉटमेंट तक की तो सारी कहानी बिल्कुल सिंपल है। अब आई फर्स्ट कॉल की बारी, जिसका पेमेंट नहीं किया 100 शेयर का किसी शेयर होल्डर ने, तो क्या होगी, सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 40,000 मांगे भैया, 40,000 दे दो हमको फर्स्ट कॉल के। 100 शेयर वाले किसी शेयर होल्डर ने कहा माफ़ करिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, मांगे 40,000, फर्स्ट कॉल का कितने का था, फर्स्ट कॉल पे मांगा था 4 रुपये, आया नहीं तो उसे कहाँ लिखूंगी, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर कितना, कितने शेयर थे बच्चों, 100 शेयर 4 के हिसाब से 400 जब मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पे आएगा 39600। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है, यहाँ तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो मेन बात आएगी वो मेन बात आएगी शेयर को फॉरफिट करने की। तो शेयर को इन्होंने जो फॉरफिट किया है वो कितने शेयर को फॉरफिट कर लिया है कि ये जो कॉल इन एरियर में डाला था पहले कि भैया बाद में दे सकता है, हो सकता है सेकंड कॉल पे दे दे या हो सकता है बाद में दे दे, अब लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया ये पैसा नहीं दे रहा है तो इसे फॉरफिट कर लेंगे। तो जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट एंड टू कॉल इन एरियर। अब मुझे बताओ, जो बाकी जो 30,000 थे है ना, जिसमें ये सारी मनी इंक्लूड थी, इसमें ये 100 शेयर का भी पैसा इंक्लूड था ना, तो मैं क्या करूँगी, पूरे के पूरे 100 इंटू 10, जितने भी 100 शेयर थे उसको 10 के हिसाब से वापस ले लूँगी हर उसका पैसा। ठीक है, और ये 400 भी वापस ले लूँगी कॉल इन एरियर के। ठीक है, 10 इंटू 100, 4 इंटू 100। ठीक है, 4 इंटू 100, तो ये 400 भी वापस ले लिए।
तो अब कंपनी ने फॉरफिट कितने किए 600, क्योंकि उसने किस कॉल का पैसा नहीं चुकाया था, जो फर्स्ट कॉल थी उसका पैसा नहीं चुकाया था। तो कंपनी ने क्या किया, जो अलॉटमेंट पे पैसा लिया था, जो एप्लीकेशन पे पैसा लिया था, वो कितना था 600, उसे क्या करा उसने फॉरफिट कर लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + 3 6 हो गया, तो 100 × 6, तो इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा फॉरफिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी सीधी सी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कहानी कुछ दी नहीं है, सीधा ही दिया हुआ है कि डायरेक्टर ने रीसोल्ड करके पूरा 500 रुपये वापस ले लिया, मतलब री इशू कर दिया और पैसा वापस ले लिया। तो 600 फॉरफिट किया था, 500 मिला, तो 100 रुपये तो कंपनी के पास रहे ना, कंपनी का प्रॉफिट हो गया ना। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर आएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिट किए थे 600 शेयर, उसमें से जब मैं 500 माइनस करूँगी तो कैपिटल रिजर्व में ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था। फॉरफिट किया हुआ अमाउंट था 600 और उसमें से जब 500 माइनस करा तो सिंपल हमें पता चल गया कि हमारे पास 100 रुपये ज़्यादा हैं और उसे हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे फिर हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय बाय।